नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी की बगिया का एक नया फूल लेकर। आज का हमारा फूल यानी आज का हमारा जो उपविषय है वो बहुत रोचक है। अब आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि ये फिल्मों के ऊपर है, हमारी फिल्मी दुनिया के ऊपर है। अब फिल्में किसे पसंद नहीं होती? आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है। हम सब तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि जो फिल्में हमें बहुत अच्छी लगती हैं उसका एक एक सीन, एक एक डायलॉग यानी संवाद हमें सब कुछ याद हो जाता है। हमें पता होता है कब किस फिल्म में किस जगह पर क्या होने वाला है, ये सब हम जानते हैं। तो भारतीय सिनेमा जगत में एक दौर ऐसा था जब मूक फिल्में बनती थी। मूक यानी गूंगी फिल्में, उसमें डायलॉग नहीं होते थे, संवाद नहीं होता था किसी तरह का, और हमें केवल नायक नायिका जो थे वो अभिनय करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन उसके पीछे हमें किसी तरह के संवाद नहीं सुनाई देते थे, डायलॉग नहीं होते थे। अब जब किसी फिल्म में डायलॉग ही नहीं है तो उस फिल्म की जान जैसे खत्म हो जाती है। आप सभी जानते हैं आजकल की फिल्मों में बड़े प्रसिद्ध डायलॉग हैं, ठीक है। फिर चाहे वो दबंग फिल्म हो, सिंघम फिल्म हो, आपको इन सभी के डायलॉग जरूर याद होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जब भारतीय सिनेमा में ये मूक फिल्में बनती थी तो धीरे धीरे तकनीकी में बदलाव लाने के लिए एक कोशिश की गई कि पहली बार एक बोलती फिल्म बनाई गई जिसे सवाक फिल्म कहा गया। सवाक यानी बोलती फिल्म, जिसमें संवाद सहित वो फिल्म थी, जिसमें डायलॉग बोले जाने थे। तो पहली बार जब सवाक फिल्म की भारत में शुरुआत हुई, वहां से भारतीय सिनेमा जगत अपनी एक नई पहचान के साथ पूरे विश्व के सामने आ गया। अब जब किसी भी चीज की हम पहली बार शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत कुछ तकनीकी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है, बहुत कुछ बदलाव की जरूरत पड़ती है, बहुत कुछ नया करना पड़ता है। तो जब पहली बार भारतीय सिनेमा जगत ने इस तरह का प्रयास आरंभ किया, वहां से नई कोशिश शुरू हुई भारतीय सिनेमा जगत को आगे ले जाने की। हमारा जो आज का पाठ है वो भी इन्हीं बातों पर आधारित है। हमारी पहली सवाक फिल्म, पहली बोलती फिल्म आलम आरा पर। आपके पीछे ये जो दिखाई दे रहा है ये आलम आरा का पोस्टर है, यानी पहली बार जब आलम आरा हमारी रिलीज हो रही थी उससे पहले जो पोस्टर बनाया गया उसको यहाँ पर उतारने की मैंने कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से क्या बातें उनके पोस्टर में शामिल थी। तो हमारे रोचक पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। बोलना अर्थात पहली बार जब भारत में सवाक फिल्म आई, बोलती फिल्म आई, तब सिनेमा हमारा बोलना सीख गया था। इसके लेखक हैं श्री प्रदीप तिवारी। यानी बहुत रोचक सी कहानी आज हमारे सामने आने वाली है कि आज जितनी तकनीकी हमारे सामने फिल्म जगत में आ रही है, फ्लैश, लाइट, कैमरा, एक्शन, ये सब कुछ जो हमारे बीच में चल रहा है, उसके पीछे की कहानी किस तरह से शुरू हुई थी, किस तरह से पहली फिल्म बनी, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे बड़े रोचक ढंग से। तो आपके सामने ये जो आलम आरा का पोस्टर सामने दिखाई दे रहा है, ये आलम आरा, ये नायिका है। थोड़ा सा नायक नायिका के बारे में शुरुआत में ही हम बात कर लेते हैं ताकि बाद में पाठ में समझने में आसानी हो। नायिका थी हमारी जुबैदा, नाम से जाहिर है मुस्लिम थी, यानी मुस्लिम थी तो उर्दू उनकी अच्छी ही होगी। नायक थे हमारे विठल, ये मराठी कलाकार थे, यानी इन्हें उर्दू इनकी कमजोर थी लेकिन इनकी मराठी बहुत अच्छी थी। अब जो ये फिल्म हमारे सामने आ रही है, जो पोस्टर हमारे सामने है, इस पे यहां पर लिखा हुआ था ऑल टॉकिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी एक ही फिल्म के अंदर संवाद भी है, सिंगिंग गाने भी हैं और नृत्य भी है। यानी ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें संवाद थे यानी डायलॉग थे, डांस हो रहा था और गाया भी जा रहा था, सब कुछ इस फिल्म में शामिल था। इस फिल्म में 3 तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था। जब इस फिल्म के गाने गाए गए, पीछे म्यूजिक दिया गया, तब 3 तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। पहला था तबला, दूसरा हारमोनियम और तीसरा था वायलिन। ये सब बनाने की कोशिश की गई है। ये मत कहिएगा कि मैम की ड्राइंग बहुत बेकार है या जो भी है, ये सिर्फ एक प्रयास किया गया है आपको ये एक
पोस्टर दिखाने का। तो आलम आरा के पोस्टर में एक विशेष बात और थी कि इसमें एक डायलॉग लिखा गया था। वो डायलॉग क्या था, जहां से फिल्म की शुरुआत होती है, जो डायलॉग पूरी दुनिया में, पूरे भारत में एक इस तरह से साबित हो गया कि कोई नया बदलाव सिनेमा जगत में हुआ है। वो डायलॉग था, वे सभी सजीव हैं, सजीव यानी जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। अब बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उन्हें डायलॉग दिए गए थे। 78 मुर्दा इंसान जीवित हो गए, यानी ऐसे 78 लोग जो केवल पहले अभिनय किया करते थे, केवल पहले चलते फिरते हुए हमें दिखाई देते थे, सांस लेते हुए दिखाई देते थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी 78 के 78 लोग हैं वो सब बोल रहे हैं। उनको बोलते बातें करते देखो, यानी लोगों को यह बताया गया कि वे 78 के 78 इंसान अपने अपने डायलॉग बोल रहे हैं, अपने अपने संवाद बोल रहे हैं। इसलिए इन सभी 78 लोगों को बोलते और बातें करते हुए आइए देखिए और सिनेमा जगत का नया बदलाव देखिए। इसकी शुरुआत की थी अर्देशियर एम ईरानी ने। अर्देशियर एम ईरानी ने 14 मार्च 1931 ईस्वी को, यानी 31 को, पहली बार भारतीय सिनेमा जगत को एक सवाक फिल्म दी जिसका नाम था आलम आरा, जिसमें नृत्य, गायन और संवाद सब कुछ शामिल था। अब यह भारतीय सिनेमा जगत की एक नई खोज थी, बहुत कुछ इसमें परिवर्तन हुआ। अर्देशियर एम ईरानी ने जो ये कहानी बनाई, आलम आरा जो फिल्म बनाई, ये उनकी कहानी प्रेरित थी, ये उनकी फिल्म सारी चीजों से प्रेरित थी। बॉलीवुड की फिल्म थी शो बोट, जो उन्होंने 1929 ईस्वी में देखी थी। 1929 ईस्वी में इस फिल्म को देखकर वे भारत के लिए एक सवाक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हो गए। आलम आरा की पूरी कहानी एक पारसी रंगमंचीय नाटक से ली गई थी। अब भारत में उस समय क्या था कि कोई सिंगर नहीं था, अलग से कोई गाने वाला नहीं था, अलग से कोई बजाने वाला नहीं था, अलग से कोई संवाद लेखन करने वाला नहीं था, कोई कहानी लिखने वाला नहीं था। इसलिए उस पारसी नाटकीय रंगमंच में के जितने भी नाटक के अंदर जितने गाने थे वो ज्यों के त्यों इस फिल्म में ले लिए गए। इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पे, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे। ये कुछ ऐसा गाना था इस फिल्म का जिसे गाया था W.M. खान ने। इसके पार्श्व गायक कौन थे गाने के? W.M. खान। पहले गायक, भारतीय सिनेमा जगत का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पे प्यारे। तो ये पहला गाना था जो भारतीय सिनेमा जगत में एक नई रोशनी लेकर आ गया। इस फिल्मी दुनिया से भारतीय सिनेमा जगत बहुत ऊंचा उठने लगा। अर्देशियर एम ईरानी ने जितनी मेहनत इस कहानी पर की, जितनी मेहनत इस फिल्म को बनाने में की, उससे भारतीय सिनेमा जगत को एक नई पहचान मिलनी शुरू हो गई। अर्देशियर एम ईरानी ने 150 मूक फिल्मों का निर्माण किया और लगभग 100 सवाक यानी बोलती हुई फिल्मों का निर्माण किया। आलम आरा में जो मुख्य कलाकार थे वो थे जुबैदा और नायक थे विट्ठल। अब इसके पीछे भी एक बहुत रोचक सी कहानी है। अब विट्ठल जो थे उन्हें उर्दू बहुत कम आती थी। वो जब डायलॉग बोलने लगते थे तो उन्हें डायलॉग बोलने नहीं आते थे, अच्छी प्रकार से वो उसे बोल नहीं पाते थे। लेकिन जुबैदा की उर्दू बहुत अच्छी थी। ये यहाँ पर उर्दू भाषा का इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि इसमें जितने डायलॉग लिखे गए, जितने संवाद लिखे गए, वो सब हिंदुस्तानी भाषा में लिखे गए। हिंदुस्तानी भाषा वो कहलाती है जहां पर उर्दू और हिंदी यानी हमारी जो सामान्य बोलचाल की भाषा है वो शामिल की जाती है, उसे हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। अब जब हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया तो उसमें क्या था कि उसमें हमारे उर्दू और हिंदी दोनों के ही संवाद शामिल थे। तो नायक विट्ठल को इसमें दिक्कत हो रही थी, इसको संवादों को बोलने में परेशानी हो रही थी। इसलिए
अर्देशियर एम ईरानी जो इसके निर्माता थे, निर्देशक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके स्थान पर एक नए कलाकार को, एक नए नायक को ले लिया जिनका नाम था महबूब। अब महबूब क्योंकि बहुत अच्छे से उर्दू जानते थे इसलिए उन्होंने महबूब को ले लिया। लेकिन महबूब को जब उन्होंने अपने इस फिल्म का हिस्सा बनाया ईरानी जी ने, तब विठल को बहुत बुरा लगा और विठल ने क्या किया कि उन्होंने कोर्ट में केस दायर कर दिया। अब उन्होंने जब कोर्ट में केस दायर किया तो उन्हें एक वकील की भी जरूरत थी, क्योंकि केस कौन लड़ेगा, वो खुद तो लड़ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने एक वकील भी हायर किया, वकील लिया उन्होंने, और उस वकील का नाम था श्री मोहम्मद अली जिन्नाह। आप सभी ने नाम सुना होगा, ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। अब ये एक बहुत अच्छे भारत के प्रसिद्ध वकील भी थे। अब जिन्ना जी ने जब इनका विठल जी का केस लड़ा तो ये केस जीत गए और विठल को ही आलमारा फिल्म का नायक बनाया गया। विठल ने उर्दू सीखने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कुछ उन्होंने इस फिल्म से सीखा। इस फिल्म के अन्य जो कलाकार थे, अन्य जो सहायक कलाकार थे, जैसे हर फिल्म में कुछ ना कुछ लोग साथ जो काम करते हैं, उनमें कुछ प्रसिद्ध 4 नाम थे। पहला नाम है सोहराब मोदी, दूसरे थे पृथ्वीराज कपूर, तीसरे याकूब और चौथे जगदीश सेठी। यानी ये 4 कौन कौन थे? सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी। ये 4 अन्य सह कलाकार थे जो बाद में बहुत प्रसिद्ध कलाकार बने। और पृथ्वीराज कपूर के नाम से तो एक फेमस स्टूडियो भी है जिसमें कपूर इंडस्ट्रीज का सारा काम किया जाता है। तो ये 4 जो थे, इन सबके सहयोग से 78 लोग कुल इसमें कलाकार थे। 78 लोगों के सहयोग से ये फिल्म भारतीय जगत की एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म साबित हुई। 78 लोगों ने इसमें डायलॉग भी बोले हैं, नृत्य भी किया है, अलग अलग तरह से उनके सिंगिंग भी थी। सबसे पहले पुराने समय में क्या था कि सारे काम उस समय पर, क्योंकि कोई डायलॉग लिखने वाला नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अलग से डायलॉग लिखे, अलग से संवाद लिखे, इसलिए इस फिल्म के सारे संवाद अर्देशियर एम ईरानी ने खुद ही लिख दिए थे। इसके गाने भी किससे लिए गए थे? एक पारसी रंगमंचीय नाटक था, उस नाटक से जो के त्यों ले लिए गए थे। तो इसमें जो म्यूजिक देने का काम किया वो भी ईरानी जी का खुद का ही था। फिल्म के गानों की सारी धुनें उन्होंने खुद ही बनाई थी, क्योंकि अलग से उस समय कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं होता था। इस फिल्म का जब निर्माण किया गया तब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इसकी शूटिंग की। अब शूटिंग की जब दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब पुरानी मूक फिल्में बना करती थी उनकी शूटिंग होती थी दिन में, उनमें कोई डायलॉग नहीं होते थे, किसी तरह की शोर की या किसी तरह की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी कि हमें कोई साउंड प्रूफ सिस्टम चाहिए कि साइडों से हमारे किसी भी साइड से हमारी किसी तरह की आवाज हमें सुनाई ना दे। लेकिन जब हम डायलॉग बोलने लगे हैं, जब हम कुछ बोलने लगे हैं, हमारे आसपास आने वाली सारी आवाजें हमारी फिल्म को खराब कर सकती थी। इसी तरह से इसलिए तो ईरानी जी ने क्या तय किया कि फिल्म की सारी शूटिंग रात के समय होगी। रात के समय के लिए उन्हें मतलब बिल्कुल सन्नाटा चाहिए था ताकि आसपास से किसी तरह की आवाजें ना हो। अब आजकल के समय में तो आधी रात के समय भी वाहन हमारे चलते रहते हैं तो गाड़ियों के हॉर्न की हमें आवाज सुनाई देती है, लेकिन उस समय पर गाड़ियां इतनी नहीं थी, इसलिए रात के समय पूरा सन्नाटा हो जाता था। उनकी शूटिंग का समय था रात को 1 से 4 बजे तक, यानी आधी रात में वो शूटिंग शुरू करते थे। रात को 1 से 4 बजे तक जब वे शूटिंग करते थे तो उस दौरान चारों तरफ सन्नाटा होता था, इसलिए उन्हें अलग से किसी साउंड प्रूफ स्टूडियो की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय साउंड प्रूफ स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे। आजकल क्या करते हैं कि आजकल तो हम पहले शूटिंग कराते हैं बाहर कहीं पर भी जाके, उसके बाद जो उसके डायलॉग्स की रिकॉर्डिंग होती है वो हमारे साउंड प्रूफ स्टूडियो के अंदर होती है। वहां पर हमारे डायलॉग बोले जाते हैं ताकि हम अच्छी तरह से उन डायलॉग्स की डिलीवरी कर सकें, उन डायलॉग्स को बोल सकें, पूरे हाव भाव के साथ बोल सकें
और बाहर की सारी आवाजों को वहां पर आने से रोक दिया जाए। लेकिन पुराने समय में जब ये फिल्म बनी थी, तकनीकी इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए वहां पर क्या था कि फिल्म निर्माण के लिए रात का समय चुना गया। शूटिंग आधी रात के वक्त शुरू होती थी, समय था 1 से 4 बजे तक। तो वहां पर जिस जगह पर ये लोग शूटिंग कर रहे थे वहां एक स्टेशन भी था, रेलवे स्टेशन। वहां से 4 बजे के बाद कोई गाड़ी निकला करती थी, इसलिए वहां पर उन्होंने बिल्कुल तय किया कि 4 बजे शूटिंग बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। 4 बजे से पहले हर हालत में हमें शूटिंग पूरी करनी है। 4 महीने तक इस फिल्म की शूटिंग चली। 4 महीने तक इस फिल्म के लिए तैयारियां होती रही और इस फिल्म की जो कहानी थी वो अरेबियन नाइट्स जैसी एक कहानी थी। अरेबियन नाइट्स एक फैंटेसी फिल्म है। फैंटेसी यानी जिसमें जादू, टोना, जिन और ये सब कुछ बातें शामिल होती हैं। ये सब कहानियां फैंटेसी कहलाती है, यानी जिसमें बहुत अधिक काल्पनिकता होती है, जिसमें बहुत काल्पनिक बातों को शामिल किया जाता है कि अभी आप यहाँ पर अचानक से खड़े हो, अचानक आपके सामने कोई प्रकट हो जाए। ये काल्पनिक बातें होती हैं कि आप यहाँ पर बैठे हो, आप अचानक से किसी चटाई पर बैठकर कहीं पर सैर करने के लिए निकल गए, आपके सामने चटाई आ गई और आप उस चटाई पर बैठ गए और आप उड़ने के लिए चल पड़े हो, उड़ने के लिए तैयार हो। तो इस तरह की कहानियां जो होती हैं वो काल्पनिक कथाओं में शामिल होती हैं, काल्पनिक कहानियां होती हैं। तो ये कहानी भी सभी तरह की कहानियों का मिक्सचर थी, मिला जुला इसमें मिश्रण था सबका। इसमें फैंटेसी भी थी, रोमांस भी था, गाने भी थे और सामाजिक मुद्दों पर भी थी ये फिल्म। ठीक है, तो बहुत सारी बातों का मिक्सचर इस फिल्म में किया गया। जाहिर सी बात है कि इस फिल्म से भारतीय जगत की एक नई, भारतीय सिनेमा जगत की एक नई शुरुआत हो गई। अब जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसकी आने वाली समस्याओं के बारे में भी हमें पता होता है। इस फिल्म की शूटिंग में दिक्कत आई, इसलिए आधी रात का समय चुना गया। साउंड प्रूफ स्टूडियोज की जरूरत महसूस हुई, जो आने वाले समय में आने वाली जितनी बाद में फिल्में बनती गई उन सब में उस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। अब इस फिल्म में इसकी जितनी भी शूटिंग हुई वो 4 महीने में पूरी की गई। अब जब इस फिल्म को रिलीज करने की बात आई, जब इस फिल्म को थिएटर में लेकर आने की बात आई, तो ये पोस्टर वहां पर लगाया गया, ये डायलॉग लगाया गया। जब इस डायलॉग को लोगों ने पढ़ा तो जाहिर सी बात क्या थी कि लोग बहुत उत्तेजित हो गए इस फिल्म को देखने के लिए। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद लगातार 8 सप्ताह यह फिल्म जिस भी थिएटर में लगी वहां पर हाउसफुल रही। अब इसकी कामयाबी का कारण क्या था? क्योंकि इसमें सब कुछ एक जगह पर मिल रहा था। सबसे बड़ी बात क्या मिल रही थी? नृत्य तो वहां पर भी मिल रहा था, मूक फिल्मों में भी लोग अभिनय करते हुए नृत्य करते थे, लेकिन यहां पर क्या मिल रहा था? गाने, लोगों के मनोरंजन के लिए गाने मिल रहे थे, संवाद मिल रहे थे, इसके डायलॉग्स फेमस हो गए थे, जिनमें एक फेमस डायलॉग ये भी था। ठीक है, तो लोगों को मजा आने लगा इस तरह की फिल्मों को देखने में और लगातार 8 सप्ताह तक, 8 हफ्तों तक यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म के जितने भी शो चले वो सब हाउसफुल थे। अब जब इस फिल्म की शुरुआत हुई तो इस फिल्म में जो नई शुरुआत की गई थी वो थी गाने की। अब जब गाने लिखे जा रहे हैं तो मतलब हमें किसी लिखने वाले की हमें आवश्यकता थी, तो गाने लिखने वाले की यहाँ पर जरूरत महसूस हुई। उसके साथ साथ जब फिल्म में डायलॉग पहली बार बोले गए, संवाद पहली बार बोले गए, तो ऐसे नायक नायिका की आवश्यकता हुई, ऐसे कलाकारों की आवश्यकता हुई जिन्हें पढ़ना लिखना आता हो। क्योंकि जब तक किसी को पढ़ना लिखना नहीं आएगा तब तक वो फिल्म के डायलॉग को अच्छी तरह से नहीं बोल सकते थे। इसलिए इस तरह की कहानी से जब सिनेमा हमारा बोलना सीख गया, जब आलम आरा में बोलने का प्रचलन शुरू हो गया, तो नायक नायिका भी ऐसे चाहिए थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता हो। अब यहाँ पर पढ़े लिखे नायक नायिका की आवश्यकता हुई, संवाद लेखन वाले लोगों की आवश्यकता हुई जो डायलॉग राइटिंग करेंगे, उसके साथ साथ जो गाने लिखेंगे ऐसे लोगों की आवश्यकता हुई और गाने गाने वाले लोगों की भी आवश्यकता हुई। यानी रोजगार बहुत सारा बढ़ावा हो गया, रोजगार को बहुत बढ़ावा मिला।
नए नए तरह के फील्ड जो है, नए नए तरह के जो काम करने के ढंग थे, इस फिल्म के माध्यम से शुरू हो गए। क्योंकि फिल्म में किसकी जरूरत हुई? वाद्य यंत्रों की भी आवश्यकता हो गई। सारे तरह के म्यूजिशियन जो थे, हमारे संगीतकार थे, उनकी आवश्यकता हुई। गीत गाने वालों की आवश्यकता हुई, कहानी लिखने वालों की आवश्यकता हुई, डायलॉग लिखने वालों की आवश्यकता हुई। तो सभी तरह के लोगों को यहाँ काम करने का मौका मिलने लगा। अब क्या था कि नायक के केवल फिजिकल लुक को, यानी जो उसका शारीरिक ढंग था, उसको ना देखकर उसके पढ़े लिखे व्यवहार पर भी, उसके व्यवहार पर भी ध्यान दिया जाने लगा कि किस तरह से कोई कलाकार बोल सकता है। इस कहानी की इस फिल्म की एक विशेषता यह भी थी कि यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। ये जिस तरह से चित्र बनाने की कोशिश की गई है, यह फिल्म क्या थी? 10,000 फुट लंबी थी। यानी इतनी लंबी यह फिल्म थी। इसको बनाने के लिए कितने महीने लगे? 4 महीने लगे। उस समय क्या था कि बीच में कट वगैरह करने का, कटिंग नहीं हो पाती थी सही ढंग से एडिटिंग नहीं हो पाती थी, तो इसलिए ये फिल्म काफी लंबी बनी थी। 10,000 फुट लंबी हुई थी। इस फिल्म के बनने के बाद भारतीय सिनेमा जगत में एक फिल्म और बनी, जिस फिल्म का नाम था खुदा की शान। उस फिल्म का नाम था खुदा की शान। अब खुदा की शान फिल्म के अंदर एक कलाकार ऐसा था जो महात्मा गांधी जैसा था, महात्मा गांधी जैसा वो दिखता था। अब जब किसी कलाकार का रंग रूप या उसका चलने का, बोलने का तरीका महात्मा गांधी जैसा था, क्योंकि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो सन 1931 की बात हो रही है। जाहिर सी बात है कि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि भारतीय सिनेमा जगत इस तरह से लगातार आगे बढ़ता जाए। तब खुदा की शान फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर, जो चरित्र महात्मा गांधी जैसा था, तो अंग्रेजों ने उस फिल्म के रिलीज होने पर काफी आपत्ति की। उन्हें काफी बुरा लगा जब वो फिल्म रिलीज हुई। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे भारतीय सिनेमा जगत तरक्की कर रहा था, लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे थे, लोगों में एक नई जागरूकता आ रही थी। फिल्में भी इस तरह की बनने लग गई थी कि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि देश को आजाद होना है। इस तरह की कुछ बातें उसमें शामिल की गई, कहानियां इसमें शामिल की गई। तो जैसे जैसे भारतीय सिनेमा जगत आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसमें नए विषयों का भी समावेश होता गया। अगर पहले कोई कहानी फैंटेसी पर आधारित थी, फैंटेसी यानी जादू टोना तंत्र मंत्र पर आधारित थी, उसके बाद वो कहानियां आजादी की तरफ बढ़ी, आजादी के लोगों को आजादी के लिए प्रेरित कराने की ओर बढ़ी। उसके बाद सामाजिक, धीरे धीरे समाज में जो कुछ भी चल रहा था, जितनी सामाजिक प्रचलित बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए भी फिल्में बनाई जाने लगी। तो धीरे धीरे भारतीय सिनेमा जगत लगातार आगे बढ़ता चला गया और भारतीय सिनेमा जगत आज वर्तमान में उस स्थिति पर पहुंच गया है जहां पर हर तरह की तकनीकी भारत में, भारतीय सिनेमा में दिखाई जाती है। अलग अलग तरह के आप 3D फिल्म देखते हैं, बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे ऊपर ही हो रहा है। अब यदि 3D फिल्म की बात करूं तो मैंने पद्मावती फिल्म देखी थी। पद्मावती में क्या था कि जैसे ही कुछ फेंका जाता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर आकर गिरा है। तो मुझे भी ऐसा 1-2 बार लगा कि जैसे कोई चीज आ रही है सामने से, जैसे पत्थर ही उछल कर आ रहे हैं या आग का गोला ही आ रहा है, तो मेरे ऊपर आकर लग जाएगा। तो इतनी तकनीकी आज के समय में हमारी विकसित हो चुकी है। शुरुआत कहां से हुई थी? एक मूक फिल्म से। भारतीय फिल्म में क्या था? मूक फिल्म से शुरुआत हुई थी। उसके बाद पहली बोलती फिल्म आई आलम आरा, जिसने सारी तरह की प्रसिद्धि के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सब इतनी प्रसिद्ध हुई वो फिल्म और धीरे धीरे सिनेमा जगत तक तरक्की करता गया। इस फिल्म का पहला गाना क्या था? दे दे खुदा के नाम पे प्यारे। तो ये इस फिल्म का पहला गाना था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। यदि आपसे कोई ये कहे कि भारतीय सिनेमा जगत का पहला गाना कौन सा था, तो याद रखिएगा यही उसका पहला गाना था। तो आलम आरा की प्रसिद्धि ने, आलम आरा के नई तकनीकी ने भारतीय सिनेमा जगत को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया जहां पर किसी भी तरह का सामना करने के लिए, किसी समस्या का सामना करने के लिए भारतीय सिनेमा जगत तैयार हो गया।
अब जब भी सिनेमा हमारे सामने आता है तो आप खुद भी इस चीज के गवाह हैं कि नायक या नायिका जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के डायलॉग बोलते हैं, जिस तरह के हेयर स्टाइल बनाते हैं, वैसा ही हम भी करें। तो इसी तरह से एक प्रसिद्ध फिल्म आई थी उस समय की, माधुरी। उस फिल्म की जो नायिका थी सुलोचना, तो नायिका सुलोचना जिस भी तरह का हेयर स्टाइल बनाती थी, जूड़ा बनाती थी, चोटी बनाती थी, जो भी उसका बालों का संवारने का तरीका था, उस समय की औरतें बिल्कुल वैसा ही स्टाइल बनाया करती थी। तो यदि ये बात आज हम बात करें तो हमारे ऊपर भी लागू होती है कि फिल्म ही हमें ये बताती है कि आज के समय में कौन से कपड़ों का फैशन चल रहा है, किस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, किस तरह के डिजाइन बन रहे हैं, हेयर कट यानी बालों की कटिंग का स्टाइल हमारा कैसा चल रहा है, हमें क्या पहनना है, कैसे बोलना है, किस तरह के डायलॉग बोलने हैं, किस तरह की फिल्में आ रही हैं, उन सब का हमारे ऊपर बहुत अधिक असर पड़ता है। तो भारतीय सिनेमा जगत से आलमारा से शुरू हुई ये शुरुआत आज ऐसी स्थिति पर पहुंच चुकी है जहां हम सब 3 घंटे के लिए एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। जब हम किसी भी नई फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाते हैं तब हम एक बिल्कुल नए माहौल में, नई काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। वर्तमान समय में जो फिल्में बन रही हैं उनमें ऐतिहासिक फिल्में भी बहुत अधिक हैं जो बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर रही हैं, जिनसे हमें अपने इतिहास के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। आजकल के समय की यदि बात की जाए तो आजकल तो ऐसी फिल्में भी बन रही हैं जो वैज्ञानिक तकनीकियों पर आधारित हैं। जितनी वैज्ञानिक खोजें हमारी हो रही हैं या कोई सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं, इन सभी के ऊपर एक अच्छी सी फिल्म तैयार हो जाती है और उसको देखकर हमें यही लगता है कि हम हर बार एक नई अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। तो आज का हमारा जो रोचक सा विषय था फिल्मों के ऊपर, फिल्मी दुनिया के ऊपर, मेरे विचार से आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगली बार फिर हाजिर होंगी आपके सामने कोई नए रोचक विषय के साथ। इसलिए तब तक नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पाठ को पढ़िए, समझने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।